राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी में वर्णमाला। तो इससे पहले अपनों ने क्या क्या पढ़ा है, देखो यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था। मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और इसी ध्वनि को जब लिखित रूप में क्या कहते हैं लिखा जाता है तो वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछे टोटल तो अभी 53 है। 52 पहले थे, 52 एक मतलब और जोड़ दिया गया, वो दिखाती हूँ जो कि अभी अपने यहाँ से पढ़ेंगे ना। तो ये देखो जो अभी जोड़ा गया है ना, विशिष्ट व्यंजन जिसको ड़ बोलते हैं, यानी कि जैसे खंडाड़ा ऐसे बोलते हैं ना, काड़ू, तो अभी 53 हो गया, ठीक है ना। विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया गया है तो क्वेश्चन बन सकता है। देख लो, स्वर 11 है, स्वर 11, अयोग वाह ध्वनियाँ कितनी है, अंग और है 2 है। और मूल व्यंजन की बात करते हैं तो मूल व्यंजन 33 है, और संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। कौन कौन से हो गए ये देख लो, वापिस मैं रिपीट करवा देती हूँ, याद हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन 4 देखो, अक्षय, त्रय, क्य, श्रय, और एक जो नया जुड़ा गया है विशिष्ट व्यंजन ड़, ठीक है ना। और उच्छिप्त व्यंजन की बात करते हैं तो 2 उच्छिप्त व्यंजन है, ये रहे जिसको ताड़न जाति भी बोलते हैं, ढ ढ। अब ऐसे लग रहा है ना आपको फेंक रहा है, उच्छिप्त ताड़न जाति यानी कि आपको फेंक रहा है ढ ढ, तो 2 ये हो गए उच्छिप्त व्यंजन, इनको भी ध्यान रखना। तो टोटल सारे देख लो कितने हो गए, 11, 2 और 33, 4, 2, 1, 53 सारे टोटल हो गए। तो दोस्तों अब देखते हैं व्यंजन। देखो व्यंजन के वर्ण, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर में अथवा स्वर यंत्र में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। क्योंकि जब स्वर देखे अपने स्वरों में तो मतलब कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, इनमें बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें अवरोध सहित एक विस्फोट उत्पन्न होता है, जो विस्फोट से मतलब ऐसे बाहर निकलती है, मतलब बाधा उत्पन्न होती है। मेन चीज़ यही है इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था इनको स्वर और व्यंजन को अच्छे से। देखो व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, एक तो प्रयत्न और एक उच्चारण स्थान पर। इसमें देखो आ जाते हैं प्रयत्न में स्पर्श, संघर्षी, घोष, अघोषीय, क्या सारे पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो कि स्पर्शीय व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, घोष है, घोष कौन से, अलप्राण महाप्राण कौन से है, अनुनासिक और निरुनासिक, यानी कि इनको समझ के पढ़ना है, इनको रटना नहीं है, फिर रटे हुए तो याद नहीं रहेंगे। देखो बात करते हैं स्पर्शीय व्यंजन यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है। देखो पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने टोटल यहाँ पर जैसे लिखे हैं क से लेकर के मैं तक, यहाँ तक टोटल कितने हो गए, 25 हो गए ना। तो ये वर्ग है, देखो ये क वर्ग हो गया, क वर्ग में 5 आगे, क ख ग घ ड़। फिर ये च वर्ग हो गया, च वर्ग में 5 ही आगे, च छ ज ज ज है। फिर ये हो गया ट वर्ग, ये हो गया त वर्ग, ये हो गया प वर्ग, यानी कि ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग, क से मैं तक टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। अब इन 25 में अगर बात करते हैं स्पर्शीय व्यंजन कितनी है, तो स्पर्शीय व्यंजन भाई 20 ही व्यंजन है, जिसमें से ये च वाला लाइन है ना, ये च वाला, इसको क्या लेना है, इसको स्पर्शीय व्यंजन में नहीं लेना, इसको पता किस में लेना है, ये किस में आने लग गया, ये है स्पर्श संघर्षी। क्यों बन गया अभी स्पर्श संघर्षी, संस्कृत में जो च वर्ग है ना, ये वाला देखो, ये च छ ज झ, ये जो च वर्ग है देखो, च छ ज झ, ये च वर्ग जो कि संस्कृत में भी स्पर्शीय था, संस्कृत में भी स्पर्शीय था, यानी कि 25 थे टोटल, 20 ये हो गए 5। किंतु हिंदी में अब ये कौन सा है, स्पर्श संघर्षी बन गया। क्यों बन गया भाई, देखो आप बोल के देखो, खुद ही बोल के देखो, इसको खुद बोल के देखो, च छ ज झ ये। आपकी जीभ देखो कहाँ पर कैसे टच हो रही है, एक बार आप बोल के देखना अपने हिसाब से, जीभ भी टच चलो हो रही है, आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे आप थोड़ा सा जैसे इस प्रकार जब बोलते हो सांस है ना से स्पर्श कर रही है, मतलब स्पर्श करने के साथ में से घर्षण सा हो रहा, आपको नहीं लग रहा, बोल के देखो च छ ज झ ये, ऐसे नहीं हो रहा, घर्षण के साथ जैसे निकलता है कुछ ऐसे। तो च वर्ग बोलने में जब सांस है ना स्पर्श के साथ साथ कुछ ऐसे घर्षण सा, भाई घर्षण के साथ ऐसे मतलब सोचो निकल रहा है ऐसे अपने मुंह से, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, स्पर्श संघर्षी रख गया। तो स्पर्श संघर्षी हो गया, माना गया, इसको याद रख लो, च छ ज झ ये वाला है। बाकी जो बच गए 20, देखो टोटल यहाँ कैसे मैं तक 25 है ना, ये 5 छोड़ दो इसको, और जो बाकी 20 बच गई है, देखो 20 मैंने किस में लिखी है, स्पर्शीय व्यंजन में। तो याद रखना क वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 20
व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, और यहाँ जो च वर्ग वाला है वो आता है स्पर्श संघर्षी में। याद रखना, स्पर्श संघर्षी पूछ ले तो च वर्ग। आगे देखो, यही बाद में मैंने वापस लाइन लिखी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग के बोलने में सांस स्पर्श के साथ कुछ घर्षण के साथ निकलती है, मतलब ऐसे घर्षण सा होता है, इसीलिए इसे जो ये वाला है च वर्ग, इसको स्पर्श संघर्षी माना गया है। आगे देखो, संघर्षी व्यंजन, इसको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। देखो संघर्ष ऐसे घर्षण सा होगा आपको, देखो देखो उष्म व्यंजन ऐसे गरम गरम सा आपको लग रहा होगा, बोल के देखो। देखो श स श है, श श श है, तीनों में अलग अलग साउंड है, मैंने एक जैसी बोल दी है। ये श और ये स और ये स है के उच्चारण में मुख्य अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण संघर्ष के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वो च वर्ग तो था स्पर्श संघर्षी, स्पर्श होकर के ऐसे संघर्ष मतलब ऐसे घर्षण करा था स्पर्श करके, और ये है संघर्षी व्यंजन यानी कि उष्म व्यंजन। श श और स है, तीनों याद रखना, क्योंकि इनको जब बोलते हैं ना, बोलने से हवा ऐसे मतलब रगड़ के साथ निकलती है, रगड़ खा करके ऐसे निकलती है और गर्म हो जाती है, तभी तो मतलब उष्म यानी कि गर्म हो जाती है, इसलिए इसे नाम देख लो उष्म व्यंजन कहा गया है भाई। बोल के देख लो, आपको वो लगेगा खुद को। तो संघर्षी या उष्म व्यंजन आ जाए तो ये हो जाते हैं। और आते भी ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से, जो ये वर्णमाला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आगे देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने बता दिया कौन से है, ढ और ढ, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसको ताड़नजात भी बोला जाता है और द्विस्पर्श भी बोला जाता है। ताड़नजात यानी कि जीभ के मुर्दा पर मारने से उत्पन्न होता है, और द्विस्पर्श यानी कि जीभ के 2 बार स्पर्श करने से उत्पन्न होना। तो देख लो आप, इसको बोल के देखो, ढ ढ, अपने आप जीभ में पता चल रहा है भी किससे स्पर्श हो रहा है 2 बार, और फिर ऐसे रहा है मतलब फेंक रहे हैं, इसको बोलते हैं तब। आगे देखो, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, क्योंकि ये कौन सा है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये र है भाई। र बोल के देखो, र आपको नहीं हो रहा, इससे कंपन सा हो रहा है, प्रकंपित, लुंठित, लुंठित, क्योंकि जब अपने र का उच्चारण करते हैं ना, जब जीभ ऐसे लुढ़कती सी अपनी अपनी लुढ़क रही है, जैसे ऐसे लग रहा है अपने को, यानी कि ऐसे जीभ जैसे कंपित हो, ये र है ना, तो ये याद रह जाएगा आप लोगों को। आगे देखो, अर्धस्वर या अंतस्थ या ईशत स्पर्श, ईशत यानी कि थोड़ा थोड़ा स्पर्श करना, ईशत थोड़ा सा, अर्धस्वर आधा, अंतस्थ ईशत स्पर्श, तो ये कौन सी है, यह और वह है भाई। देखो आधा स्वर आधा व्यंजन यानी कि हाफ, यह और वह, तो आगे अर्धस्वर यानी कि आधा स्वर है आधा व्यंजन, इसे समझो अंतस्थ यानी कि ईशत थोड़ा स्पर्श। क्योंकि जब अपने ना इस यह वह का जब उच्चारण करते हैं तो मुंह में ना अपने जैसे जीभ तालु फिर होठों का स्पर्श मतलब कम होता है, जीभ तालु होता है फिर होठों का से थोड़ा सा स्पर्श कम सा होता है, यह वह को देखना बोल के। इसलिए जो ईशत है ना यानी कि तनिक कुछ स्पर्श व्यंजन, तनिक कुछ। तो अंतस्थ यानी कि अवरोध की दृष्टि से व्यंजन और स्वर और जो व्यंजन उनके बीच की जो स्थिति होती है, न तो पूरे व्यंजन और न ही पूरे स्वर यानी कि थोड़ा, ईसत थोड़ा और अंतस्थ दोनों का मैंने बता दिया। जब अपने संधि करते हैं ना, संधि, तो जो यह है ना, संधि में जो ई नहीं होती, ई वो तो यह में, और जो ऊ होता है ना वो इस वह में चेंज हो जाता है जब संधि करते हैं तब। आगे देखो, पार्श्विक व्यंजन ल, तो पार्श्विक व्यंजन याद रखना, ल भाई, पार्श्विक व्यंजन ल कैसे, देखो ल के उच्चारण में सांस, जब सांस लेते हैं, जीभ है ना अपनी जीभ, देखो ये मान लो अपनी जीभ है और जीभ यह मतलब, तो आप बोला जो दो लड़ी हुआ नहीं जीभ, आप मतलब पागड़ी में बोला भी बोलना का, जब जीभ अपनी दो लड़ी सी होगी। तो देखो पार्श्विक व्यंजन ल, ल के उच्चारण, जब इस ल का उच्चारण करते हैं ना, उसमें सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है। देखो जीभ अपनी ऐसी हो जाएगी, बोल के देखो, ल, जीभ आपके ऊपर जा रही है और यानी बेड़ी सी हुआ है भाई, जीभ मतलब दो लड़ी हुआ है, हवा बीच मुंह निकला है अपने, खुद बोल के देखो, बीच से निकल रही है अपने विचारों, ठीक है नहीं। तो पार्श्विक व्यंजन ल है, पता चल जाएगा पार्श्विक व्यंजन ल, और ल के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और हिंदी में ल का महाप्राण व्यंजन लह हो जा विकसित हुआ है भाई। हिंदी में अगर ल का महाप्राण देखें तो लह विकसित हुआ है, जैसे कुल्हाड़ी, दुल्हा। अब मैंने एक बार यहाँ पर मोटा मोटा वही मैं रिवाइज करा देती हूँ, वही लिखा है। देखो स्पर्श व्यंजन 20 पूछ ले, 20 स्पर्श व्यंजन कितनी है, तो टोटल 20 है। च वर्ग को छोड़ देना, क से लेकर के मैं तक आप कर लेना। यहाँ पर मैं पै वर्ग कर देती हूँ क्योंकि च वर्ग नहीं है। देखो क वर्ग
और चैवर्ग है नहीं, चैवर्ग उसमें आ जाता है, इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कैवर्ग, टैवर्ग और तैवर्ग, पैवर्ग, यानी कि 20 हो गए। मैंने बताया था ना, फिर दिखा देती हूँ। ये देखो कैवर्ग, यानी कि ये देखो टोटल 25 में से कैवर्ग और टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, यानी कि ये 5 ये 5 ये 5 15 और 5 ये 20, टोटल कितने 20 स्पर्शीय व्यंजन हो गए। और जो ये बच्चा है 5 ये चैवर्ग वाला, च छ ज ज, ये हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन चैवर्ग वाला, ठीक है। और संघर्षी व्यंजन पूछ ले, संघर्ष यानी कि उष्म व्यंजन, तो ये तीनों श और है आ जाएगा। और उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, और इसको द्विस्पष्ट भी बोलते हैं, ताड़नजात भी बोलते हैं। और तीनों नाम आगे। फिर लुंठित या प्रकंपित, देखो लुंठित प्रकंपित, आपको इसे कंपन सा हो रहा है, इसे बोलो अपने बोल के देखो भाई, याद करवाना है, ऐसे ही होता है। और होता ही ऐसे। अर्धस्वर अंतस्थ ईशत, यानी कि ये आ जाता है ये व, आधा स्वर आधा व्यंजन में आ जाता है। और पार्श्विक व्यंजन लय, यानी कि अब जब बोलते हैं ना सांस से अपनी जीभ है ना ऐसे मतलब भेड़ी सी हो जाएगी, दोलड़ी सी, और बीच से हवा निकलेगी, पार्श्विक व्यंजन लय। तो यहाँ से सीधा सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीजों से अच्छे से रट लो इनको, ये इतना सही है, जो कुछ भी है इन्हीं से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आगे देखो अलप प्राण और महाप्राण, देखो अलप नाम से पता चला है अलप कम, महाप्राण महा ज्यादा, नाम से पता चल रहा होगा आपको, अलप कम। तो अलप प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा देखो कम लगानी पड़ती है, और महाप्राण महा ज्यादा, भाई उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, इसलिए इसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इनको देखते हैं, और इनको भी मैं आपको उनमें समझाऊंगी, कैवर्ग चैवर्ग सभी में आपको समझाऊंगी व्यंजनों में। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, वहां समझाऊंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अल्प प्राण, देखो जहां मतलब कम लगाना पड़ता है व्यंजनों के उच्चारण में, सांस की मात्रा कम, देखो अपने पढ़ते हैं कै ख ग गड़, मैं दे देती हूँ इधर से। देखो ये देखो आपको 5 दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, तो इसमें ये है पहले नंबर पे, ये है पहले नंबर पे, इसको दूसरे को नहीं लेना, तीसरा लेना है, ये रहा 3 नंबर, चौथा नहीं लेना, आपको लेना है ये वाला 5 नंबर। तो आप काउंट करके देखो भाई, इनको इधर से काउंट करके इधर से देख लो। अल्प प्राण में कम समय लगता है, पहलो तीसरो पांचों, यानी कि वर्गों के, ये वर्ग है कै वर्ग, इसका एक तो पहला ये रहा कै, और एक तीसरा ले लो ग, और एक पांचवा ले लो ड़। तो देखो इसमें क ग ड़ कम समय लग रहा है, ख इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा, ग बोल के देखो, खुद ही बोल के देख लो, इनमें कम लग रहा है कै, और ख जोर आ रहा है ना, ग घ जोर आ रहा है ना, अड़े नहीं आ रहा जोर, जिनमें जोर नहीं आ रहा कम लग रहा है वो अलप प्राण में आ जाता है। फिर यहाँ से कोई भी दे सकता है आपको पूछ करके कि च कौन च अलप प्राण है या महावर्ग, च अलप प्राण है, छ जोर आ रहा है अभी, जय अलप प्राण है, जय जोर आ रहा है अभी, ये तो पहला तीसरा पांचवा ले लेना अलप प्राण में, जो बच गया दूसरा और जो चौथा वो आ जाएगा महाप्राण में, जोर आ रहा है थोड़ा, महा ज्यादा जोर लग रहा है, तो महाप्राण में दूसरा चौथा कौन सा आ जाएगा। आपको किसी में से पूछा जा सकता है, इसमें दूसरा दे देंगे थ चक्के, आपको बस वैसे ही देना है, आपको माइंड में बिठाना है, कौन सा तय वाली लाइन में दे दिया तो तय थ दे, देखना थ कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, जोर भी लग रहा है देखना थ, और तय में कम लग रहा है तय, थ द में कम लग रहा है, ध ज्यादा लग रहा है, तो दूसरा और चौथा आ जाएगा महाप्राण में। शायद अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने पहले वाले में लिया है कैवर्ग में ख और घ, तो दूसरा और चौथा आ गया ना, देख लो दूसरा चौथा ये आ गया। अगर आपको दे दे ट का ठ आ जाएगा इसमें अलप प्राण में, ठ ड आ जाएगा इसमें ढ, दूसरा और चौथा लेना है ठ और ढ, ये आ जाएगा महाप्राण में। और क्या आता है देखो व्यंजनों में तो आपको पता चल जाएगा कै वर्ग में, जैसे वर्गों में दे दिया कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें महाप्राण में दूसरा चौथा, इसमें पहला तीसरा पांचवा। और क्या आता है अलप प्राण में, अलप प्राण में आता है यर लव, ये जल्दी जल्दी बोला जा रहा है यर लव, तो रट लो यर लव अलप प्राण में आता है। और क्या आता है अलप प्राण में, ढ ढ, ये जो फेंक रहे हैं ना क्षिप्त व्यंजन, ये भी अलप प्राण में आते हैं, तो रट लो पहला तीसरा पांचवा ले लो, यर लव इसमें अलप प्राण में ले लो, और ढ ये अलप प्राण में ले लो। भाई साहब इतना ही लेना है, ठीक है ना। अब महाप्राण में कौन सा लेना है, दूसरा चौथा ले लो, वर्गों का दूसरा चौथा व्यंजन ले लिया। और देखो इनमें जोर आता है संघर्ष, यानी कि उष्म व्यंजन है, संघर्ष थोड़ा हो रहा है ना, जोर आ रहा है, वैसे महाप्राण टाइम लग रहा है, तो तीनों श और है ये आगे महाप्राण में।
और देखो हिंदी में जो न, मैं, र, ल इनके महाप्राण रूप देखें, नह, मह, रह, लह भी विकसित हो गए हैं भाई। ये भी जो नए अभी जो व्यंजन है ना, जो नए अगर देखें तो नह, मह, रह, लह ये भी भाई नए विकसित हुए हैं। अब आगे देखो घोष और अघोष व्यंजन, इनको भी दिमाग में बिठाऊंगी मैं, कैसे भी याद रखना। घोष और अघोष व्यंजन को कैसे याद रखोगे? देखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं हवा है वो गले से निकलने पर स्वर जो तंत्रियां उनमें कंपन पैदा होता है, उन व्यंजनों को तो घोष कहा जाता है। और जिन उच्चारण में कंपन नहीं होता उनको अघोष कहते हैं। कैसे भाई? देखो घोष व्यंजन, एक तो देखो घोष वाले में कैसा लेना आपको, तीसरा लेना है और चौथा पांचवा लास्ट वाले। अब आपको पहले घोष याद नहीं करना, पहले आपको अघोष याद करना, फिर याद रह जाएंगे। जब एग्जाम में आएगा ना तो वहां पर ऐसा गोलमोल हो जाता है, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे याद करना है? देखो अघोष में आता है तो घोष, इस घोष को श घोष भी बोल देते हैं, याद रखना श घोष भी, क्योंकि घोष है तो श घोष है, अघोष मतलब अघोष है, ठीक है ना। तो ए आ रहा है भाई, पहले पहले ए नार पहला नंबर पर हुआ, ए नार। और जब अपने व्यंजन लिखते हैं कै कबूतर कै खरगोश, तो पहला नंबर पर हुआ है ए नार। अगर पहला नंबर पर है तो पहलो ही लेनो, अपन पहला ही लेना है। ए नार अगर पहले नंबर पर है तो पहला कौन सा है भाई? ये रहा पहला, कै कबूतर है, ठीक है ना, कै है। तो रेगुलर ही चल जाओ। ए घोष में ए पहले नंबर पर है तो एक दो उठा लो, इसमें ए घोष में एक रख लो, ए की जगह एक दो ये लो। ए घोष आपको याद हो जाएगा, कोई सा भी उठा लो, इसमें उठा लो, चाहे पहला दूसरा, पहला दूसरा उठाना है। ए नार ए घोष दे दिया। जब भी आपको ए को पहले स्थान पर लो, ऐसे भूलोगे नहीं, पहला 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 ले लो सारों का, कै ख कै च टे ते पे, फिर पहला दूसरा दोनों याद रह जाएंगे। मतलब ए घोष वाले में पहला दूसरा। जो बच गए बाकी के तीसरा चौथा पांचवा, ये देखो जो तीसरा चौथा पांचवा जो बच गए वो आ जाते हैं घोष, यानी कि श घोष में। तीसरा चौथा पांचवा में याद रह जाएंगे। अब ए घोष में ए को लेना है, ए पहले नंबर पर तो पहला दूसरा ए घोष में ले लो, बाकी बच के तीसरा चौथा पांचवा घोष में। इतना याद हुआ। अब देखो घोष में और क्या है, एक तो घोष या श घोष है, उसमें तीसरा चौथा पांचवें व्यंजनों के वर्ग आ गए, तीसरा चौथा पांचवा। और देखो तीसरा चौथा पांचवा ऐसे आएंगे, गए और घ गड़ा, तीसरा चौथा पांचवें नंबर पर आ गए, जय दे दे चाहे जय दे दे, तीसरा चौथा पांचवा। देखना सारे तो स्वर आएंगे, समस्त स्वर भी घोष व्यंजन में आ जाएंगे। तीसरा चौथा पांचवा रट लो भाई, इसमें घोष में सारे स्वर आ जाएंगे और ये रह ले इसमें आ जाएंगे। और भाई साहब जो घोष में है लिया है ना, इनसे तोड़कर ले लिया ए घोष में, इधर तीनों शह चले गए। देखो ए घोष में पहला दूसरा और ये तीनों शह आ गए ए घोष में। जो है बचा है इसको ले आओ इधर घोष में, है को इधर उड़ा के ले आना है। यह रह ले घोष में, तीसरा चौथा पांचवा सारे स्वर ले लो, है इसमें ले लो और तीनों सह को इधर कर दो, है इधर ले लो घोष में और सारे श इधर कर लो और ए घोष में विसर्ग भी आ जाएगा। तो देख लो भाई इतने ही तो है। ए घोष में कौन सा है? पहला दूसरा, तीनों सह लेने हैं और विसर्ग लेने हैं, ठीक है ना, बस इतना ही चीज है। और सह घोष में तीसरा चौथा पांचवा और यह रह लेवे और सारे स्वर और इनसे एक है लिया है, ठीक है। ये घोष में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी सीईटी में पीछे भी पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नासिक के व्यंजन का तो पता चल रहा है अभी, नाकों से, नासिक के नाक से बोलते हैं अड़े अणे अणे ने, मैं ऐसे नाक से नहीं आ रही आवाज आपको, अड़े अणे अणे ये अणे ने, मैं नाक में आ रही है ना, हवा नाक से निकलती है, ठीक है ना। नासिक के व्यंजन तो वैसे याद रह जाएंगे भाई आपको। लो भाई अब एक बार फिर से घोष है घोष देख लो। घोष पहले ए घोष में लो, ए को ए नार एक नंबर पे पहलो दूसरो ले लो भी। जब व्यंजनों जब वर्गों में जो व्यंजन पहला दूसरा होता है ना, कैक है उसको ले लिया। जैसे दूसरी लाइन में च छह ले लिया, तीसरी में टैठ है ले लिया, चौथी में तैथ है ले लिया, पैफ है ले लिया, यानी कि पहला दूसरा। और तीनों सह का है इधर कर दो, यहाँ सह लिख दो भाई, तीनों सह इसमें आ गए और सह का जो इधर है बचा इधर वाला है घोष में कर दो और विसर्ग आ गया, यानी कि पहला दूसरा तीनों सह और विसर्ग इसमें आ गए। फिर देखो जो बच गया तीसरा चौथा पांचवा घोष में सारे स्वर इसमें ले लो, ये रहे सारे स्वर मैंने लिख दिए 11 और ये रह लेवे और एक है, ये याद रह जाएंगे, इसको कैसे भी रट लेना चाहिए। अब रह गए भाई ये सारे इतने, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देखो, कोमल तालव्य तालु व्यंजन ये क्या है, इनमें कौन कौन से आते हैं। देखो कोमल तालव्य यानी कि कंठ व्यंजन, कंठे व्यंजन बोल देते हैं।
कैसे कोमल कैसे कै वर्ग ही ले लो भाई, सारों पहले कै वर्ग ले लो, 5 इसमें हो गए। जब कै वाली लाइन पहले आती है तो ए नार भी पहले ही आता है ना, ए आ पहले आता है इसमें, ए आ ई और अंग, ये ले लो कोमल में। ये तो स्वर में आ गए। पहले आप इनको ध्यान रखना व्यंजन वाले कौन कौन से आते हैं। देखो व्यंजनों में बात करते हैं कोमल तालव्य में, तो कै वर्ग कोमल तालव्य में होते हैं। तालु तालु व्यंजन में च वर्ग आता है, सारे च में कितने आते हैं, च 6 जय जय हैं, ठीक है ना। और एक य और श भी याद रखना, और दोनों ई, तालु व्यंजन में य और श, ठीक है ना। तो च वर्ग आता है, ऐसे याद करना, ताच छ के से भी थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से करो। फिर मूर्धा व्यंजन, मूर्धा व्यंजन में ट वर्ग आ जाता है सारा, मूर्धा व्यंजन, मूर्धा ट याद करो। मूर्धा में ट वर्ग आ जाता है, ट ठ ड सारे तय आ जाते हैं। और मूर्धा वर्ग में एक ये र और श भी आ जाता है, ये वाला श आ जाता है मूर्धा में, इसको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। और दंत्य व्यंजन में तो देखो आप बोल के देख लो, त थ देखना दांत के नीचे से त थ द ध। अब आप न भी पढ़ोगे, न नहीं पढ़ना, ना क्यों नहीं पढ़ना मैं बताती हूँ, न भी बताऊंगी, और बहुत सारों ने से न करवा भी रखा होगा। देखो दंत्य व्यंजन में त वर्ग आ जाता है, जिसमें त थ द और ध आता है। ये देखो, ये है राघव प्रकाश सर की बुक, इसमें देखो आप, देखो संस्कृत में न भी दंत्य था, संस्कृत में क्या था, न है ना। दंत्य वर्ग में कौन सी है, त थ द ध, दंत्य व्यंजन है। जीभ की ऊपर की नोक द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करने से उच्चारित होता है दंत्य। और संस्कृत में जो ये तय वर्ग का जो लास्ट न था ना, ये भी दंत्य था, किंतु हिंदी में यह जीभ के दांत से, देखो बोल के देखना, न आपकी जो जीभ है वो कहाँ जा रही है, न आपकी जीभ देखो कहाँ पर जा रही है, आप खुद बताओ। संस्कृत में न भी दंत्य था पहले, किंतु हिंदी में यह जीभ के दांत से स्पर्श करने से नहीं, बल्कि दांतों से ऊपर वर्ष्य, यानी कि वर्ष्य जो मसूड़ा नहीं है क्या, अपना मसूड़ा जा रहा है ना, देखो न मसूड़ों पे जा रहा है अपना, न बोल के देखो, न खुद बोल के देखो, मसूड़े से स्पर्श कर रहा है भाई, इसलिए दंत्य कहाँ से हो गया, दांत तो टच ही नहीं कर रहे, न थोड़ा मसूड़ों पर जा रहा है, इसलिए ये दंत्य में नहीं, ये किस में आ जाता है, वर्त्सय में आ जाता है। तो न किस में आ जाता है, वर्त्सय में आ जाता है, ठीक है ना, न को वर्त्सय माना गया है भाई। और ये राघव प्रकाश सर की बुक में अच्छे से लिखा हुआ है। ये है पुरानी बुक पर, अब की नहीं है। अब तो देखो कि एक विशिष्ट व्यंजन भी जोड़ा गया है, अगर इसमें होता तो मैं इसमें भी दिखा देती, वो अभी 2024 से ही जोड़ा गया है। तो देखो कोमल तालव्य में कैसे कोमल कैसे कंठ है, दोनों ही आ जाए कै वर्ग में, एक ही बात है, कोमल तालव्य कंठ व्यंजन, कोमल तालव्य कंठ व्यंजन में कै वर्ग आ गया भाई, ठीक है। तालु व्यंजन च वर्ग आ गया। और यश याद रखना, तालु तालु ऐसे लो, ताला लगाया तो यस, तालु में ताला लगाना है, यस लगाना है, च छ करके लगाना है, तालु से ताला लगाना है, ऐसे लो ताला लगाना है, यस लगाना है, कैसे, च छ करके लगाना है, याद करवा रही हूँ, च वर्ग वाला याद रह जाएगा। और मूर्धा व्यंजन ट वर्ग, अब ऐसे लो मुर्दा से लो, मुर्दो आदमी हुआ है वो टे टे करेगा, टे 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 टे, है ना। मुर्दा ने भी कितो ही खिला दो, रस आवे ही कोनी भी में, याद रह जाएगा रस। मुर्दा से मुर्दा लो भाई, कमजोर व्यक्ति में कितना ही खिला दो रस आएगा ही नहीं, इसको किसी चीज़ों में खाने में से लो, रस याद रह जाएगा, मुर्दा व्यंजन में आता है भाई। कोई तरीका नहीं है क्यों हिंदी में याद करवाने का, कोई ट्रिक से, फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको याद हो जाए। फिर दंत्य व्यंजन में पता चल रहा है, दांत के नीचे देख लो, त थ द दंत्य, ठीक है ना, दंत्य तय ले लो, यहाँ से दंत्य में तय आ रहा है, तय वर्ग आ गया। न को नहीं लेना, न मैंने अभी किसमें बताया था, वर्त्सय में मतलब माना गया है, ठीक है ना। और ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य से होठ ही होता है, ओष्ठ्य होठ, पै भाई, पै बोल के देखो, पै होठों पे, होठ आपके टच नहीं कर रहे, होठों पर यार है, पै वर्ग सारा देख लो, पै फै बै भै मैं। और ऊ बोलते हो, ऊ बोलना, ऊ आपके होठ गोल भी हो रहे हैं और होठों पर आ रहा है, ये बोला जा रहा है होठों से टच, ऊ। तो ओष्ठ्य व्यंजन में अगर स्वरों की बात करें तो ऊ आ जाता है। पै वर्ग तो आता ही है, पै फै बै मैं। और एक वै का ये और ध्यान रखना, वै है ना, वै बोल के देखना, वै दोनों होठों को मिलाने पर बोला जाता है वै, सीधा बोलोगे आप वै, ऐसे होठ मत मिलाओ, सीधा बोल के देखो, बिना होठ मिलाए, थोड़ा सा भी होठ टच नहीं होना चाहिए, बोल के दिखा दो वै। भाई मैं खुद बोलने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं बोला जा रहा वै, थोड़ा पास में आएगा वै, तभी सही बोला जाएगा, और तो लिप्स तो अपने टच होंगे ना, वै थोड़ा सा टच हो रहा है वै, तो भाई ये ओष्ठ्य व्यंजन है, वह ओष्ठ्य व्यंजन माना गया। ये भी मैं दिखा देती हूँ बुक में, ये देखो
संस्कृत में वह को दंतोष्ट्य कहा गया था। संस्कृत में तो वह को दंतोष्ट्य कहा गया था, किंतु हिंदी में ये ओष्ठ्य व्यंजन है। अपने हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में ओष्ठ्य व्यंजन वह है भाई, क्योंकि इसको बिना लिप्स को टच किए नहीं बोला जा रहा। तो 2-3 चीजें उनको ध्यान रख लेना कि ओष्ठ्य व्यंजन का वह ध्यान रखना। पैवरक तो आपको याद ही रहेगा, वह है वो ओष्ठ्य व्यंजन में आ जाएगा। और एक मैंने और बताया था आपको कि आप लोगों ने दंत्य व्यंजन में ल और श भी पढ़ा होगा, लस पढ़ा होगा ना। ये संस्कृत में दंत्य थे, परंतु अभी देखो ये ल और श किस में आ रहे हैं, वर्त्स्य में आ रहे हैं भाई। किस में आ रहे हैं, वर्त्स्य व्यंजन में। तो इसमें वर्त्स्य व्यंजन में नाम ही ऐसा वर्त्स्य, ऐसे लो वर्त्स्य नस्ल है कोई, वर्त्स्य न सैल है, तीनों तो ये याद रख लो, न वर्त्स्य में आ जाएगा, स वर्त्स्य में आ जाएगा, ल वर्त्स्य में आ जाएगा। और न का मैंने बताया था क्यों, आप बोल के देखो कैसे टच कर रहा है। न इसमें नहीं आता है, किस में नहीं आता है, दंत्य में नहीं आता है। दंत्य में न नहीं लेना है, ये आने लग गया वर्त्स्य व्यंजन में। और इसमें स और ल भी वर्त्स्य व्यंजन में आने लग गया। और दंतोष्ठ है, देखो दंत्य व्यंजन में तय वर्ग याद रखना, तय थे द, न नहीं लेना, द वर्त्स्य में, ठीक है ना। और दंतोष्ठ व्यंजन में ये वाला फ, जैसे अपने लिखते हैं ना फेल, और वह ये वाला जिसमें अपने लिखते हैं वैल्यू। दंतोष्ठ्य में फ और वह ये दोनों याद रखना। और वर्त्स्य व्यंजन में नस्ल से न, सैल याद रह जाएगा। और कांकल्य और अलिजिह्व्य है जो कांकल्य, अलिजिह्व्य यानी कि छोटी जीव, अलिजिह्व्य कांकल्य, इसमें है आता है भी, कांकल्य में है और विसर्ग आता है, दोनों ही कांकल्य में आता है। कांकल्य से लो आप कंकड़ पत्थर सा ले लो, याद करो, ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं, हाँ भाई पड़े हैं, ऐसे याद रह जाएगा आपको। और र है ना, कभी कभी वर्त्स्य भी है। आप र का कई बार ऐसे प्रयोग करते होंगे, कई बार ऊपर भी र आता है, कई बार नीचे भी आता है। र लिखते हैं किसी चीज में, शरम डरम ऊपर आ रहा है, और जैसे कि डर, डर अपने डर बोला तो वो नीचे र आ रहा है। और ड्रम जब अपना ऊपर, देखो ड्रम अब बोलते हैं तो अपनी जीभ कैसे हो रही है। तो आपको ये चीजें भी शायद समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब मोटा मोटा रिवीजन हो जाए। देखो स्पर्शन्य, देखो प्रयत्न जीवा या ओष्ठ आदि के आधार पर। देखो पहले मैंने बताया कि ये जो 25 है, पहले इसको आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा। 25 स्पर्श व्यंजन नहीं पढ़ना है, 25 20 ही पढ़ने हैं। कैवरग वाला, टैवरग वाला, तैवरग वाला, पैवरग, यानी कि ये 20 तो आगे, 20 किस में आ गए, 20 आगे स्पर्शीय में, यानी कि स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी पूछ ले तो चैवरग वाला स्पर्श संघर्षी में आ गया भाई। और उच्छिप्त या ताड़न जात पूछे तो ड और ढ दोनों ही आगे, उच्छिप्त ताड़न जात। और संघर्षी या उष्म बोले तो देखो भाई, संघर्ष उष्म गर्म से, तीनों शय होगी, है आगे। और पार्श्विक लय, जब लय बोलते हैं तो आपकी जीभ कैसे हो रही है, ऐसे टेढ़ी सी होगी, दो लड़ी सी होगी, हवा बीच कर निकला है, पार्श्विक, यानी कि लय बोल के देखो, लय र प्रकंपित लुठित, आपको ऐसे कंपन सा नहीं हो रहा। और यह और वह, देखो यह और जो वह है ये अर्ध स्वर, अंतस्थ ईशत, यानी कि आधे स्वर और आधे व्यंजन। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो भाई आप मैं वैसे हिंदी का मैं बोला था, हिंदी फिर आप लोग ज़्यादा ही बोल रहे थे इसलिए मैं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान जीके का ही बोला था आप लोगों को। फिर भी मैंने इंडियन पॉलिटी भी करवाई, और इसके बाद में देखती हूँ कि एक टॉपिक जैसे अब हिंदी का हो गया, उसके बाद में अपने फेस्टिवल कर लेंगे, फिर एक आधा इनका और ले आएंगे, ऐसे साथ साथ में वो भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों अब हो गया अपना ये वाला टॉपिक। और देखो मैं सोचा तो नहीं था भी करवाऊँ, पर देखना कुछ कमेंट ऐसे होते हैं देख करके दिल खुद का ही ऐसे पिघल सा जाता है कि मतलब खुद का ही ऐसे लगता हाँ करवाना चाहिए, कि काफ़ी आप लोग ये बोल रहे हो कि हम तो आपके भरोसे। तो मेरे को भी लगता है अगर आप मेरे भरोसे, मेरे को कुछ समझ करके आप मेरे से ही करना चाह रहे हो, तो मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो भी अभी देखो रात के 1 बज रहे हैं, और ये सोच करके कि हाँ आप लोगों ने बोला है तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी की भी क्लास लेकर के आऊँ। अगर किसी ने फेस्टिवल का बोला है तो फिर मेरे मन में हो जाता है कि आप लोग ये बोलोगे कि करवा नहीं रहे, और फिर मेरे खुद के मन में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है अभी मुझे आप बार बार बोल रहे हो, मेरे को खुद को शर्म आने लगती है, और फिर उसके बाद में मैं वो टॉपिक भी लेकर के आती हूँ।